हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज अपनी सेकंड क्लास है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर। और मैनेजमेंट का मतलब अगर आप समझोगे ना तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि जो कोई भी सिस्टम होता है उसका मैनेजमेंट वो हिस्सा होता है जो पूरे उस सिस्टम को मैनेज करता है। भले ही आप किसी भी चीज़ में ले लो आप, है ना। मैनेजर जो होता है मोस्ट कॉमनली उस वही मैनेजमेंट संभालता है। तो मैनेजर जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें बनाता है, उनको लागू करता है। फिर जैसे प्लान वगैरह बनाना है ना, कोई डिसीजन वगैरह लेना है उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो काम आपका मैनेजर करता है ना। एक टाइप से एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैनेजमेंट पूरा का पूरा संभालना है, वो एक अलग फंक्शन आ जाता है, ठीक है। अलग काम आ जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो हॉस्पिटल तो देखो पेशेंट का ट्रीट करने के लिए बेसिकली बना ही होता है, वो तो उसका अलग फंक्शन है, वो तो उसके काम है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो मैनेजमेंट स्टाफ है, जो मैनेजमेंट संभालता है, उसके क्या क्या काम है उसके बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में अपने हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा था पूरा। चलिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सम स्पेसिफिक फंक्शन करेगा जो फॉलोइंग है। सम स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब ये है कि कुछ फंक्शन करेगा, कुछ काम करेगा जो कि निम्न प्रकार से हैं। कौन सा? सबसे पहले प्लानिंग करेगा। वो प्लानिंग में क्या होता है? यह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है प्लानिंग करना। भाई कोई भी चीज़ को लेके प्लानिंग करनी है, कितना बजट है आपके पास में, कितने रिसोर्स हैं, उसके आधार पे तो प्लानिंग करेंगे ना आप, है ना। कोई घर बनाना है तो आपके पास में कितना बजट है, उस हिसाब से प्लानिंग करी जाती है। फिर क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी प्लानिंग करी जाती है। तो प्लानिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है प्लानिंग पब्लिक की नीड और डिमांड पर बेस्ड होगी। डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए, समझ रहे हो, मतलब जो अपना लक्ष्य बना रखे हैं, जो गोल हैं अपने, उनको अचीव करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। प्लानिंग जो है वो पब्लिक की डिमांड और ज़रूरतों के ऊपर बेस होती है। मतलब पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक की कैसी डिमांड है और नीड क्या है, आवश्यकता क्या है पब्लिक की, ठीक है। प्लानिंग पब्लिक के माइंडसेट के हिसाब से एंड अवेलेबल रिसोर्सेज पर बेस्ड होगी। तो जो प्लानिंग होती है वो पब्लिक के माइंडसेट के हिसाब से होगी। मतलब पब्लिक क्या सोचती है उसके आधार पर, और अपने पास कितने सोर्स अवेलेबल हैं उसके आधार पर होगी, ठीक है। माइंडसेट क्या है ना, माइंडसेट और अवेलेबल रिसोर्स क्या है, उस पर बेस होगी। प्लानिंग से ऑब्स्टिकल एंड वीकनेस भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। ऑब्स्टिकल मतलब जो रुकावट आ रही है, वीकनेस कमजोरियाँ। तो अपने जैसे किसी चीज़ को लेके कोई वीकनेस है हॉस्पिटल के अंदर, है ना, कहाँ का क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी अगर आप ढंग से प्लानिंग करेंगे तो। और प्लानिंग जो पब्लिक के माइंडसेट के हिसाब से करेंगे अपन, और अपने पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से करी जाएगी। अब प्लानिंग में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी, मतलब प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व करी जाती है वो चीज़ें। तो सबसे पहले प्लानिंग को एस्टेब्लिश करना, मतलब प्लान को अपन बनाएंगे। एस्टेब्लिश मतलब लागू करना, बनाना, प्लान अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद में अदर मैनेजर के साथ में शेयर करना। अब प्लान बना लिया, प्लान है वो दूसरे मैनेजर के साथ अपने को शेयर करना है। फिर एम्प्लॉय के साथ में भी प्लान का डिस्कशन करेंगे, है ना। मैनेजर के साथ में कर लिया, एम्प्लॉय के साथ में करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय है ना वही काम करता है मेन तो हॉस्पिटल के अंदर। बाकी तो सब प्लान बना के डिसीजन लेके छोड़ देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना है, पर एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअली में काम करता है ग्राउंड के ऊपर। तो एम्प्लॉय के साथ में प्लान डिस्कस करना पड़ेगा। इंडिविजुअल को गाइड करना ताकि वो इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली वर्क परफॉर्म कर सकें। इंडिविजुअल मतलब जो एम्प्लॉय है ना, एक एक बंदे को अपने को गाइड करना है। क्यों गाइड करना है? क्योंकि उससे इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली अपने को काम परफॉर्म करवाना है, इसलिए गाइड करना है। ऑब्स्टिकल को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। जो जो रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनको ढूंढ के और उसके बाद में उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्लानिंग के अंदर आता है, ठीक है। जो भी रुकावट आ रही है, भाई कोई काम करने में कहीं बाधा आ रही है, तो उस चीज़ को अपना देखना है और उसके बाद में उसको क्या करना है, सॉल्यूशन उसका ढूंढना है। तो ये होता प्लानिंग में। फिर आता स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब स्टाफ हायर करना, है ना। जिस डिपार्टमेंट में अपने को स्टाफ चाहिए उसमें हायर करेंगे। डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है उसको बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग करना। एडिक्वेट यानी पर्याप्त नंबर में राइट टाइप के वर्कर के अपॉइंट या रिक्रूटमेंट करना। मतलब एक अपने को 10 बंदे चाहिए किसी डिपार्टमेंट में, तो एडिक्वेट नंबर मतलब 10 ही 10 अपन करेंगे, 11वां नहीं करेंगे ना 9 करेंगे। तो एडिक्वेट नंबर में राइट टाइप के वर्कर, मतलब जिसकी एक्चुअल में नीड है, जो पढ़े लिखे हैं, जो उस योग्यता क्वालिफिकेशन है उनके अंदर,
वही वर्कर अपने को क्या करने हैं, अपॉइंट और रिक्रूटमेंट करना उनका। ये हेल्थ केयर सिस्टम की ईच यूनिट में किया जाएगा, मतलब प्रत्येक यूनिट के अंदर, भले वो रेडियोलॉजी हो, भले वो पैथोलॉजी हो डिपार्टमेंट हो, है ना, कोई भी हो, जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट हो, सब में अपने को क्या करना है, अपॉइंट करना है या फिर रिक्रूटमेंट करनी है स्टाफ की, ठीक है, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है। मतलब स्टाफिंग फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू डन करी जाएगी। अब स्टाफिंग कैसे करते हैं, है ना, मतलब हायर कैसे करते हैं बंदों को जो जॉब करेंगे आने के लिए, उनको कैसे हायर किया जाता है। सबसे पहले तो अपने को ये देखना कि कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए और किस टाइप के चाहिए। भाई रेडियोलॉजिस्ट 5 रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर चाहिए अपने को, है ना, जो कि रेजिडेंट होने चाहिए, रेजिडेंट बना देंगे उनको, ठीक है। या फिर आप ये मान के चलो कि 5 नर्सिंग स्टाफ चाहिए, 5 ANM चाहिए। तो अपन को पहले देखना है कि कितने नंबर में चाहिए और किस टाइप के चाहिए, है ना, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, सब चीज़ें देखेंगे। ये स्टाफिंग का पहला स्टेप है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे अपन। दूसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्टाफिंग करी जा सकते हैं। भाई अपनी जो जॉब है उसका डिस्क्रिप्शन सेट कर देंगे कि भाई ये जॉब है हमारी और इसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन है, और कोई अगर इच्छुक हो, है ना, इंटरेस्टेड हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल में अपॉइंट लेके आ सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए और स्पेसिफिकेशन, मतलब योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, ट्रेंड के आधार पर अपन क्या करेंगे, स्टाफिंग कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका होगा। सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट से भी स्टाफिंग करी जा सकती है। भाई सिलेक्शन करेंगे, है ना, और फिर अपॉइंटमेंट लेके भी करवा सकते हैं। भाई सिलेक्शन कर लो आप, एक तो एग्ज़ाम वगैरह करा के किसी का, या फिर अपॉइंटमेंट के आधार पर भी बंदों को अपॉइंटमेंट पे बुला लो आप, और उससे स्टाफिंग कर लो आप, है ना, अपॉइंटमेंट पे इंटरव्यू वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन से भी स्टाफिंग करी जा सकती है। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं, उसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, हम स्टाफिंग कर सकते हैं। जॉब का एनालिसिस करके भी स्टाफिंग करी जा सकती है। जॉब का एनालिसिस करेंगे और उससे भी स्टाफिंग करी जा सकती है। स्टाफिंग हो गया सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना। मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स का यूज़ करेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। भाई ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का काम है ऑर्गेनाइज करना। उसमें क्या होगा, उसमें ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ह्यूमन का मतलब इंसान की, फिजिकल मतलब फिजिकल हेल्प ले सकते हैं, और फाइनेंशियल मतलब पैसों की हेल्प लेके अपन कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, अचीव करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो जिसमें ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सब ऑर्डिनेट को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वो साथ में काम करें। जो सब ऑर्डिनेट हैं, मतलब साथ में काम करने वाले हैं, उन सभी को ऑर्गेनाइज करना है ताकि वो साथ में क्या करें, काम करें। सब ऑर्डिनेट के साथ प्लान एंड पॉलिसी को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कम्युनिकेट करें। ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सब ऑर्डिनेट के साथ में प्लान एंड पॉलिसी को इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन करना दोनों के बीच में। एम्प्लॉय को मोटिवेट एंड इनकरेज करना, जो अपना एम्प्लॉय है उसको मोटिवेशन देंगे अपन ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, और क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। एम्प्लॉय के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, एम्प्लॉय के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देंगे, है ना, कि तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगी उनकी, है ना, दोनों एक साथ में बन जाएंगे, मतलब एक साथ आ जाएंगे वो। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब किसी चीज़ को आपके साथ में रखना, मतलब बांध के रखने के टाइप से, है ना। तो वो कैसे बांध सकते हैं, प्लान पॉलिसी को इफेक्टिवली, ये सब करके। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना। डायरेक्टिंग जो है मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, इंडिविजुअल को इंस्पायर किया जाएगा। तो डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्टर जो होता है ना फिल्म का, भाई वो बताता है कि ऐसे ऐसे आपको एक्शन करना, सब चीज़ में वो बताता है, डायरेक्ट करना, उनको बोलते हैं डायरेक्शन देना। तो मैनेजमेंट का फंक्शन है डायरेक्टिंग, जिसमें इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, इंडिविजुअल को इंस्पायर किया जाएगा, इंस्पायर करना, गाइड करना, है ना, ये सब चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिव डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं और गोल हैं, उनको अचीव करने के लिए अपने को क्या चाहिए, इफेक्टिव डायरेक्शन चाहिए, है ना, उनका इम्प्लीमेंट चाहिए। अगर अपने को सही से गोल हैं वो प्राप्त करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो डायरेक्शन देनी ज़रूरी होगी। मतलब डायरेक्शन देंगे तभी तो काम कर पाएगा ना एम्प्लॉय, तो डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी फिर उसके लिए। हेल्थ केयर सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर डायरेक्शन देगा। तो जो अपना हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसमें कौन देता है, मैनेजर डायरेक्शन देता है।
अपने सबऑर्डिनेट्स को यानी एम्प्लॉय को, एंड उसके डायरेक्शन उसके सीनियर से प्राप्त होगी। तो जो मैनेजर को डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, मैनेजर के सीनियर कोई बैठा हुआ ऊपर उससे मिलेगी, और जो सीनियर है जो सुपरवाइज़र है वो किसको देगा, वो सबऑर्डिनेट्स को देगा। तो ये एक टाइप का प्रोसेस चलता है। डायरेक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, देख रहे हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑल मैनेजर्स द्वारा परफॉर्म करी जाएगी। तो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, मतलब चलती रहती है ना। आप डायरेक्शन देखो मैनेजर के, मैनेजर डायरेक्शन देखो उसके नीचे वालों को, है ना, इस टाइप से डायरेक्शन वो नीचे चली जाएगी। तो कुल मिला के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है वो डायरेक्शन देगा और उसको अपने ऊपर सीनियर से प्राप्त होंगी। फिर एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर द्वारा परफॉर्म करी जाएगी। चलिए जी, फिर आता कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन बनाना, है ना, दो के बीच में, दो स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, कनेक्ट करना। किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस एक्टिविटी को कनेक्ट करने की प्रोसेस है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर अलग अलग काम हो रहे हैं तो उन सबको आपस में कनेक्ट करना, उनके स्टाफ को आपस में मिला के बांट के रखना, है ना, एकदम से, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें फिर पूरा, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट देना एक टाइप से। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करता है एंड उसके ओन गोल्स होते हैं। अब आप इस चीज़ को समझना, जैसे लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है या फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से अलग ही काम करते हैं, उनका अलग गोल होता है, उनका अलग गोल होता है ना। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने को अपन कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं, है ना। उनके डिफरेंट गोल हैं, डिफरेंटली काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें उनकी अलग अलग हैं, बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करेगी ईच अदर को, है ना, एक दूसरे की गतिविधियों क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी इन अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मान के चलो कि ब्लड वाला डिपार्टमेंट है ना, वो किसी और डिपार्टमेंट के, जैसे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। जैसे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट वो रेडियोलॉजी के ऊपर होगा, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट देखेंगे एक्सरे वगैरह को, एमआरआई को, उसके बाद ही तो पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे वो। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट वो इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, तो उनके बीच में फिर कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी हो जाता है, उनको कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी हो जाता है, कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनके ओन गोल्स होते हैं, बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट का एक्टिविटी एक दूसरे को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम जो है ना, जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम है वो कौन करेगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करेगा आपका, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जल्दी से इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से क्या कर सके, अपन अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। अब आता कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना, है ना, सुपरवाइज किया, कोई काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। मैनेजमेंट का ये भी फंक्शन है जिसमें टास्क की मॉनिटरिंग, है ना, मॉनिटर करना कि काम सही से हुआ, कितना हुआ, कितनी प्रोग्रेस चल रही है। वर्क का इवेल्युएशन करना, मतलब काम की जांच करना, काम कितना हुआ है, एंड मिस्टेक्स को करेक्ट करना शामिल है। तो इतनी सारी चीज़ें कंट्रोलिंग में शामिल होती हैं। सबसे पहले टास्क की मॉनिटरिंग करना, वर्क का इवेल्युएशन करना, मिस्टेक्स को करेक्ट करना शामिल होता है, ठीक है ना, गलतियों को ठीक करना शामिल होता है। मैनेजमेंट के लिए कंट्रोलिंग वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई। मैनेजमेंट के लिए कंट्रोलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंट्रोल करना मतलब अब मान लो सुपरवाइज करना, एक टाइप से सुपरविजन करके भाई क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, कोई ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा, तो उसमें कंट्रोलिंग में आता है वो सब सारी चीज़ें। वेरियस एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोलिंग ज़रूरी होगी ताकि ऑब्जर्व किया जा सके कि राइट थिंग ही हैपन हो राइट टाइम में, राइट वे में। भाई अलग अलग एक्टिविटी जो चल रही हैं डिपार्टमेंट में, उनके ऊपर अपनी नज़र रखनी ज़रूरी है, उनके ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि ऑब्जर्व किया जा सके कि राइट थिंग ही हैपन हो, मतलब सही चीज़ ही हो सही टाइम में और सही तरीके से, सही वे में, ठीक है। इसलिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है। प्लानिंग के इम्प्लीमेंट की ड्यूरिंग कंट्रोलिंग हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करने में। तो प्लानिंग के इम्प्लीमेंट के दौरान जब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस दौरान कंट्रोलिंग जो है ना वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव करने में। फिर आता है अकाउंटिंग एंड बजटिंग। अकाउंटिंग एंड बजटिंग के अंदर क्या होता है, देखो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस एक्टिविटी में फंडिंग एंड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड होता है, मतलब खर्चे का और कितनी फंडिंग आई उसका रिकॉर्ड रखा जाता है इसके अंदर अकाउंटिंग एंड बजटिंग में। तो ज़रूरी है भाई कितना खर्चा हुआ, कितना फंड आया था, तो उस चीज़ों को ध्यान रखना ना, वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हो जाएगा उसका। इससे अनुमान लगाया जाएगा कि बजट एंड एक्सपेंडिचर का किसी गिवन पीरियड में वेरियस एक्टिविटी के लिए। इससे किस चीज़ का अनुमान लगाया जाएगा? बजट एंड खर्चे का अनुमान लगाया जाएगा कि किसी गिवन पीरियड में उस एक्टिविटी के ऊपर कितना खर्च हुआ है और कितना उसके लिए अपने लगा दिया है। तो ये चीज़ जो है वो इससे अपन क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे। इसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए के पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होने ज़रूरी है ना भाई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना ज़रूरी तो होगा, तभी तो वही कर पाएगा ना, खर्चा कितना हुआ और फंड कितना है वो यही तो पता कर पाएगा वो, ताकि एक्यूरेट बजट में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि जो एकदम अपने पास एक्यूरेट बजट आया है, परफेक्ट जो है, उसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। इसलिए क्या ज़रूरी है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास में। फिर आता है मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है देखो,